कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम हाइबिकी है। हमारा हीरो अपनी जान बचाने के लिए एक खाली घाटी में भाग रहा होता है और एक सींग वाला खरगोश उसका पीछा कर रहा होता है। उसे बिल्कुल नहीं पता कि वह इस मुसीबत में कैसे फंसा या कौन सी चीज उसके पीछे पड़ी है, इसलिए उसे यह सब बिल्कुल अचानक और अजीब लग रहा था। वह मन ही मन सोचता है कि यह कैसा जीव है। तभी अचानक उसे एक हल्की सी लड़की की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज उस जीव के बारे में पता लगाती है और हीरो को बताती है कि वह एक लेवल 1 का सींग वाला खरगोश है। उसे नहीं पता कि वह आवाज किसकी है, लेकिन वह डर के मारे उसे कहीं न जाने के लिए कहता है। खरगोश अचानक उस पर छलांग लगाता है, पर हमारा हीरो किसी तरह बचकर उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे दबकर खरगोश किल्ड हो जाता है। इसी बीच घने जंगल में एक एल्फ लड़की पेड़ों के बीच से जा रही होती है। तभी एक अनजान आदमी की आवाज उसे रास्ता दिखाती है और कहती है कि वह पूर्व दिशा की तरफ बढ़ती रहे, क्योंकि वहां कोई बहुत कीमती चीज उसका इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ हमारा हीरो राहत की सांस लेता है कि वह उस सींग वाले खरगोश के अटैक से बच गया, पर उसे अभी भी नहीं पता कि वह कहाँ है और वह आवाज किसकी थी। इसके ऊपर जब वह अपना फोन चेक करता है तो देखता है कि उसमें बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है, जिससे मदद मांगने की उसकी बची खुची उम्मीद भी खत्म हो जाती है और उसे पागल होने जैसा महसूस होता है। वह सोचता है कि शायद वह आवाज असली नहीं थी और उसे सिर्फ वहम हो रहा था। उसे थोड़ी भूख लगने लगती है और वह उस खरगोश को खाने के बारे में सोचता है, लेकिन वह तुरंत अपना इरादा बदल देता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे खाना सुरक्षित है भी या नहीं। तभी वह आवाज फिर से आती है और शरीर की जांच करके हीरो को बताती है कि यह सींग वाला खरगोश असल में एक बेहतरीन क्वालिटी का खाना है जो स्टू में बहुत स्वादिष्ट लगता है। यह सुनकर वह तय करता है कि अभी के लिए वह इसे अपने साथ ले जाएगा, भले ही उसे यह सब थोड़ा घिनौना लग रहा था। वह इस अजीब आवाज के बारे में और सोचने लगता है और ध्यान देता है कि यह आवाज तभी आती है जब वह कुछ पूछता है, इसलिए वह अपने बैग जैसी आम चीजों के बारे में पूछकर उसका टेस्ट लेना शुरू करता है। वह आवाज जवाब देती है कि यह एक ऐसा बैग है जो ऐसे मटेरियल से बना है जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। वह अलग अलग चीजों के बारे में पूछता रहता है और हर बार वह आवाज एकदम साफ और सही जानकारी देती है। यह देखकर हमारा हीरो सोचता है कि क्या यह आवाज उसके बारे में भी बता सकती है, इसलिए वह पूछता है और तुरंत उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें उसके सारे स्टैट लिखे होते हैं। वह सब कुछ पढ़ता है और देखता है कि उसका नाम और उम्र जैसी जानकारी एकदम सही है, लेकिन उसे सबसे बड़ी हैरानी इस बात से होती है कि उसकी जॉब में अप्रेजर प्रोविजनल लिखा था। उसे यह बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि अब तक वह सिर्फ एक हाई स्कूल के छात्र की नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। फिर वह बोलता है और उस आवाज से पूछता है कि वह कौन है, तो वह जवाब देती है कि वह उसकी स्टेटस सपोर्ट है, लेकिन वह कोई भी ऐसी जानकारी शेयर नहीं कर सकती जो पर्सनल हो। हीरो को यह बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती, लेकिन उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है जब वह देखता है कि उसके सीखने के लिए कितनी सारी स्किल मौजूद हैं। उसे एक्सपर्ट स्किल काफी दिलचस्प लगती है और वह तुरंत उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वह सोचता है कि उसे ट्यूटोरियल शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वह ज्यादा आसान लग रहा था, पर आवाज उसे बताती है कि ट्यूटोरियल पहले से ही चल रहा है। हीरो को बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसके कहने का क्या मतलब है, इसलिए वह आगे बढ़ता है और वर्ल्ड मैप वाली स्किल आजमाता है, जिससे उसके सामने एक होलोग्राफिक डिस्प्ले आ जाता है। वह उसे ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि यह असल में कोई मैप नहीं है, यह सिर्फ उसी रास्ते को दिखा रहा है जहां से वह होकर गुजरा है। तब जाकर उसे एहसास होता है कि वह इतनी देर से बस गोल गोल घूम रहा था। यह सब साफ होने के बाद वह इसकी मदद से अपना रास्ता तय करता है और आगे बढ़ता रहता है। सूरज ढलने तक उसे अपने नीचे एक सड़क दिखाई देती है, लेकिन वह खुशी के मारे थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिसलकर सीधा पत्थरों वाले रास्ते पर मुंह के बल गिर जाता है। जैसे ही वह उठकर बैठता है, आवाज घोषणा करती है कि उसे कास्टअवे इन एन आइस स्काई का टाइटल मिल गया है। हीरो इस बात से थोड़ा हैरान होता है, पर वह तुरंत समझ जाता है कि उसे अभी और भी बड़ी मुसीबतों की चिंता करनी है। जैसे ही एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसके ऊपर खड़ा होता है, उसे लगता है कि अब उसका खेल खत्म हो गया, लेकिन तभी अचानक कहीं से एक मैजिक तीर आकर सीधा उस मॉन्स्टर को लगता है और उसे तुरंत नीचे गिरा देता है। वह चौंक कर देखता है और उसे पता चलता है कि यह पास की एक चट्टान पर खड़ी एल्फ लड़की का काम था। इससे पहले कि वह उस लड़की से बात कर पाता, वह आवाज उसकी भाषा को एक्टिवेट कर देती है ताकि वह इस दुनिया की भाषा बोल और समझ सके। जब हीरो उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहता है, तो वह लड़की अपना नाम एमिलिया बताती है। हीरो उसके कानों को देखता है और उसे लगता है कि वह एकदम एल्फ जैसी दिख रही है, इसलिए वह उससे कहता है कि उसे उसका कॉस्प्ले बहुत पसंद आया। एमिलिया को कुछ समझ नहीं आता कि वह किस बारे में बात कर रहा है। फिर वह उससे पूछती है कि वह यहाँ मेज ईटर्स ग्रासलैंड में क्या कर रहा था। हीरो उसे बताता है कि वह बस अचानक से यहाँ आ गया। यह सुनकर वह एकदम हैरान रह जाती है। तभी वह आवाज एमिलिया का पूरा अप्रेजल करती है और हमारा हीरो यह जानकर चौंक जाता है कि वह सच में एक असली एल्फ है। वह उसके स्टैट को थोड़ा और चेक करता है और उसे यह जानकर और भी बड़ा झटका लगता है कि उसकी उम्र असल में 56 साल है। एमिलिया उसे समझाती है कि यह मेज ईटर्स ग्रासलैंड असल में एक मॉन्स्टर है जो खुद को एक खुले मैदान के रूप में छुपा कर रखता है। यह सीधा अटैक नहीं करता, बल्कि बस इस बात का इंतजार करता है कि इसका शिकार रास्ता भटक कर और घूम घूम कर पूरी तरह थक जाए और फिर यह उसे खा लेता है। यह सुनकर हीरो को एहसास होता है कि वह भी बस खाए जाने ही वाला था। फिर एमिलिया हीरो को गले लगा लेती है और कहती है कि एक छोटे लड़के के हिसाब से
उसने बहुत बहादुरी दिखाई। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे लगता है कि वह करीब 10 साल का है। लेकिन जब वह उसे बताता है कि वह 16 साल का है तो वह तुरंत उसे छोड़ देती है और कहती है कि उसे नहीं पता था कि इस उम्र का कोई इंसान इतने छोटे शरीर में भी हो सकता है। इसके कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और वे अपना कैंप लगाते हैं, जहां हीरो को पता चलता है कि इस दुनिया में 15 साल का होते ही आपको एडल्ट मान लिया जाता है। रात के खाने में उस सींग वाले खरगोश को खत्म करने के बाद हीरो एमिलिया से पूछता है कि वे आखिर कहां पर हैं। यह सवाल सुनते ही वह तुरंत अपनी चाय सीधे उसके मुंह पर थूक देती है। फिर वह माफी मांगते हुए उसका मुंह साफ करती है और उसे बताती है कि वे हेब्रिया के साम्राज्य में हैं। हीरो उसे कहता है कि उसे यह सब नहीं पता क्योंकि वह बहुत दूर जापान से आया है, लेकिन एमिलिया ने उसका नाम कभी नहीं सुना था, जिससे हीरो को पूरा यकीन हो जाता है कि वह सच में किसी दूसरी दुनिया में है। एमिलिया को लगता है कि घर से इतनी दूर होने की वजह से वह अकेला महसूस कर रहा होगा, इसलिए वह उससे कहती है कि वह कल उसे शहर ले जाएगी। और हमारा हीरो इस बात के लिए उसका बहुत शुक्रगुजार होता है। जब हीरो सो रहा होता है तब एमिलिया उसे देखती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि आत्मा इसी कीमती चीज के बारे में बात कर रही थी, और इसके थोड़ी देर बाद वह भी सो जाती है। हीरो को अपनी पिछली जिंदगी के सपने आने लगते हैं और उसे अपने 3 सबसे पक्के दोस्तों अमेन, कायोयुक्को और टिकी के साथ बिताई गई एक अच्छी याद आती है, जहां अमेन काम करता था। ये तीनों उसके लिए बहुत मायने रखते थे, भले ही वे कभी भी यह मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ते थे कि एक 16 साल के लड़के के हिसाब से उसकी हाइट बहुत कम है। उसके बाद उसका सपना बदल जाता है और वह देखने लगता है कि वह इस दुनिया में कैसे पहुंचा। गर्मियों की छुट्टियों से ठीक पहले वह स्कूल का आखिरी दिन था और वह बस अपनी क्लास में घुसने ही वाला था कि अचानक एक बहुत तेज रोशनी की चमक उस पर पड़ी और इसके तुरंत बाद वह यहाँ आ गया था। वह अपने सपने से जागता है और अपना फोन चेक करता है और सोचने लगता है कि उसके दोस्त इस समय उसे लेकर कितने परेशान होंगे। फिर वह आसमान की तरफ देखता है और उसे ऊपर कुछ चमकते हुए हरे रंग के आकार तैरते हुए दिखाई देते हैं। आवाज उनके बारे में पता लगाती है और उसे बताती है कि यह एक खास सुरक्षा का बैरियर है जिसे एमिलिया ने आसपास नजर रखने के लिए बनाया है। वह यह सब समझता है और मान लेता है कि इस दुनिया में मैजिक सच में होता है, जिसका मतलब है कि वह वाकई में एक दूसरी दुनिया में है। वह अपनी स्थिति के बारे में जानने का फैसला करता है और आवाज से पूछता है कि अर्थ अप्रेजर प्रोविजनल होने का असल में क्या मतलब है। आवाज समझाती है कि यह एक जॉब है जो उसे गॉड ने दी है और इसकी रेयरिटी रैंक बी रैंक है। इसके साथ उसे अप्रेजल एबिलिटी मिलती है जिससे वह किसी भी टारगेट की खूबियों और ताकतों की पहचान कर सकता है। हालांकि इसके साथ कोई भी लड़ाई करने वाली स्किल नहीं मिलती है, इसीलिए इसे एक बिना लड़ाई वाली क्लास माना जाता है। हीरो अभी भी इन सब बातों को समझने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वह तय करता है कि वह वापस सो जाएगा। अगली सुबह एमिलिया उठती है और याद करती है कि कैसे उसने एक दिन पहले हीरो को बचाया था और उसके साथ यहाँ रात बिताई थी। कुछ ही देर बाद हमारा हीरो भी जाग जाता है और वे दोनों पास के शहर लेल की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वे जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं तो एमिलिया हीरो को बताती है कि उन्हें वहां पहुंचने में करीब 1.5 दिन लगेगा। वह यह भी बताती है कि इस इलाके में बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, लेकिन वह उसे चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि वह उसकी सुरक्षा के लिए वहां मौजूद है। वह इस बात से इंप्रेस होती है कि हीरो उन मॉन्स्टर्स को महसूस भी कर पा रहा था। तब हीरो उसे बताता है कि यह सब उसकी वर्ल्ड मैप वाली स्किल का कमाल है। एमिलिया यह सुनकर एकदम हैरान रह जाती है कि उसके पास वर्ल्ड मैप वाली स्किल है क्योंकि इसकी रेयरिटी रैंक ए है। लेकिन जब हीरो उसे बताता है कि वह एक अप्रेजर प्रोविजनल है तो वह ज्यादा इंप्रेस नहीं होती और इस बात को एक मजाक की तरह लेती है। हीरो को समझ नहीं आता कि यह वर्ल्ड मैप वाली स्किल इतनी बड़ी बात क्यों है, क्योंकि यह सिर्फ ये दिखाती है कि वह कहां कहां गया है और क्या आसपास कोई मॉन्स्टर है। एमिलिया इस बात पर हैरान होती है कि उसे यह समझ क्यों नहीं आ रहा कि जिंदा रहने के लिए यह स्किल कितनी ज्यादा काम की है। फिर हीरो अपना वर्ल्ड मैप खोलता है और पूछता है कि क्या आसपास कोई खतरा है, तो मैप दिखाता है कि उसी इलाके में एक क्रिस्टल हॉर्न्ड रैबिट मौजूद है। यह सुनकर एमिलिया की आंखें चमक उठती हैं क्योंकि क्रिस्टल हॉर्न्ड रैबिट बहुत ही रेयर होते हैं और उन्हें आसानी से 200 सोने के सिक्कों में बेचा जा सकता है। वह तुरंत हीरो को पकड़ती है और कहती है कि वह उसे सीधा उस खरगोश के पास ले चले। वे दूर से ही उस खरगोश का पीछा करते हैं और एमिलिया अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उनकी आवाज और महक को छुपा देती है ताकि उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाए। हीरो यह देखकर एकदम हैरान रह जाता है और एमिलिया से कहता है कि वह बहुत ही कमाल की है, लेकिन वह उसे जवाब देती है कि कमाल तो असल में वह है क्योंकि उसके पास वर्ल्ड मैप वाली स्किल है। वह कहती है कि कोई भी एडवेंचरर पार्टी उसे अपने साथ रखकर खुद को खुशकिस्मत मानेगी क्योंकि अप्रेजल एक बिना लड़ाई वाली जॉब है। अगर वह कभी किसी पार्टी में शामिल होता है तो वह बाकी लोगों को आगे की लड़ाई संभालने दे सकता है, जबकि वह खुद पीछे रहकर उन्हें सपोर्ट दे सकता है। एमिलिया सच में हीरो के साथ एक पार्टी बनाना चाहती है, लेकिन वह यह नहीं जताना चाहती कि वह इसके लिए बहुत उतावली है। इसलिए वह तय करती है कि वह बस अपनी स्किल का दिखावा करेगी और इंतजार करेगी कि हीरो खुद उससे पूछे। वह अपना धनुष उठाती है और निशाना लगाने के लिए तैयार होती है, लेकिन हीरो ध्यान देता है कि उसके पास कोई तीर नहीं है। वह समझाती है कि उसकी जॉब स्पिरिट आर्चर है, जिसका मतलब है कि वह हवा से ही तीर बना सकती है और उन्हें चला सकती है। वह सीधा उस खरगोश पर अपना स्पिरिट तीर चलाती है,
लेकिन खरगोश एकदम आखिरी सेकंड में बच निकलता है, जिससे वह हैरान रह जाती है। एमिलिया को लगता है कि अब उसे पकड़ना नामुमकिन है, क्योंकि उसके पास भागने की एक ऐसी स्किल है जिससे वह बहुत तेज स्पीड में अटैक से बच सकता है। लेकिन जैसे ही हीरो को पता चलता है कि वह खरगोश अटैक करने के बीच में अपनी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर वह किसी तरह उस खरगोश को खुद पर अटैक करने के लिए बुला सके तो एमिलिया को एकदम साफ निशाना मिल जाएगा। एमिलिया को यकीन नहीं होता कि इतना सीधा साधा प्लान काम करेगा, पर हीरो उसे चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि जब उसने खरगोश का अप्रेजल किया तो उसे पता चला कि वह ज्यादा चालाक नहीं है। जब खरगोश खुले मैदान में होता है तो अचानक उसके सामने एक पत्थरों की दीवार खड़ी हो जाती है, जिससे वह घबरा जाता है। फिर उसकी नजर एक चट्टान पर लेटे हुए हीरो पर पड़ती है और वह बिना कुछ सोचे उस चारे की तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही वह खरगोश अटैक करने के लिए छलांग लगाता है, एमिलिया निशाना साधती है और उसे तुरंत वहीं ढेर कर देती है। एमिलिया सच में बहुत हैरान होती है कि उनका यह प्लान काम कर गया। उन्हें बस पत्थरों की दीवारें बनाकर बाकी सारे रास्ते बंद करने थे, ताकि खरगोश सीधा हीरो की तरफ आए। हालांकि इसका मतलब यह भी था कि खरगोश को हमारा हीरो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगा था। तभी वह आवाज हीरो को अलर्ट करती है कि उसकी स्किल का लेवल बढ़ गया है, जिससे वह कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि खरगोश को मारने का काम तो एमिलिया ने किया था। एमिलिया उससे समझाती है कि उसने इस पूरे काम में अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल किया और खुद को एक चारे की तरह खतरे में भी डाला, इसलिए उसे लेवल अप मिला, क्योंकि उसने इस लड़ाई में एक असली रोल निभाया था। इस बीच ऊपर हेवन में वह गॉड बहुत खुश होता है जिसने हीरो को यहाँ भेजा था। उसे खुशी थी कि वह अब तक बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वह खुद को याद दिलाता है कि यह अब भी सिर्फ ट्यूटोरियल है, जिसका मतलब है कि हीरो को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। फिर सीन एडवेंचरर गिल्ड की तरफ शिफ्ट होता है, जहां इवॉल नाम की एक लड़की ने अभी अभी एक एडवेंचरर के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा किया है। रिसेप्शनिस्ट उसे जॉब बोर्ड की तरफ जाने का इशारा करती है, लेकिन इवॉल उसे बताती है कि उसका पहला क्वेस्ट पहले से ही तय है। वह किसी बहुत ही खास चीज की तलाश में जाने वाली है। इसी बीच हमारा हीरो और एमिलिया रेल शहर में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही एमिलिया हीरो के ऊपर एक चोंगा डाल देती है, क्योंकि उसके कपड़े बहुत अलग लग रहे थे और वह नहीं चाहती थी कि फालतू में लोगों का ध्यान उन पर जाए। वह सोचती है कि क्रिस्टल खरगोश का सींग बेचकर पैसे मिलने के बाद हीरो अपने लिए कुछ सही कपड़े खरीद सकेगा। उसका अंदाजा है कि उन्हें करीब 200 सोने के सिक्के मिल जाएंगे, जो कि उनके लिए कुछ नए वेपन और आर्मर खरीदने के लिए भी काफी होंगे। इसके अलावा हीरो को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक सोने के सिक्के की कीमत असल में कितनी होती है, इसलिए वह तुरंत अपना स्टेटस चेक करता है और उसे पता चलता है कि एक सोने का सिक्का करीब 10,000 येन के बराबर है। यह जानकर वह सच में हैरान रह जाता है, क्योंकि यह बहुत बड़ी रकम थी। एमिलिया बड़ी चिंता के साथ हीरो की तरफ देखती है और कहती है कि जब तक वे शहर में हैं, उसे इस तरह अनजान बनने का नाटक बंद करना होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो उस जैसे भोले भाले इंसान का फायदा उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। लेकिन उसे इस तरह से बात करते हुए सुनकर हीरो को और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि उसका सच में कोई दोस्त नहीं है। इसके बाद एमिलिया हीरो को एडवेंचरर गिल्ड में ले जाती है और वहां मौजूद एडवेंचरर उन दोनों को देखकर सोचते हैं कि शायद एमिलिया ने कोई बच्चों को संभालने वाली जॉब ले ली है। एमिलिया उनसे कहती है कि भले ही देखने में ऐसा लग रहा हो, पर हमारा हीरो असल में एक एडल्ट है और वह एक रजिस्टर्ड रूकी भी है। उस एडवेंचरर ग्रुप का लीडर सभी से कहता है कि वे नए लड़के को परेशान करना बंद करें और फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद एमिलिया हीरो को बताती है कि उनकी पार्टी का नाम द सिल्वर बैनर है। फिर वे जुएल नाम की रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं और एमिलिया उसे बताती है कि उनके पास बेचने के लिए एक आइटम है और वह उससे उनके लिए एक कमरा तैयार करने को कहती है। इस बीच हीरो जुएल के बिल्ली जैसे कानों को घूरना बंद नहीं कर पाता है। वह यह जानकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि वह जरूर किसी तरह की बीस्ट फोक प्रजाति की होगी। इसके बाद वे सभी अंदर जाकर गिल्ड मास्टर के साथ बैठते हैं और जैसे ही हीरो की नजर उस पर पड़ती है, वह उस आदमी की शानदार बॉडी देखकर एकदम हैरान रह जाता है। फिर गिल्ड मास्टर बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से अपनी शर्ट को फाड़कर फेंक देता है और अपना नाम डिलियर्ड बताता है। जब एमिलिया देखती है कि हीरो डिलियर्ड की बॉडी की इतनी तारीफ कर रहा है, तो उसका सब्र धीरे धीरे टूटने लगता है। इसीलिए वह उन दोनों पर बर्फ जैसे ठंडे पानी का एक ब्लास्ट मारती है, जिससे वे तुरंत होश में आ जाते हैं। जब यह सब खत्म हो जाता है, तब वे सब बैठ जाते हैं और जुएल औपचारिक तौर पर खुद को रिसेप्शनिस्ट और वॉइस गिल्ड मास्टर के रूप में मिलवाती है। इसके बाद वह एमिलिया से पूछती है कि वह क्या बेचना चाहती है। एमिलिया उस क्रिस्टल सींग को उनके सामने रख देती है और डिलियर्ड उसे देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है और बताता है कि यह 3 साल पहले वाले सींग से भी बड़ा है। एक पल के लिए सोचने के बाद वह उनके सामने 400 सोने के सिक्कों का ऑफर रखता है। हीरो यह सुनता है और बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि यह एमिलिया की सोची हुई रकम से दोगुना है। लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब एमिलिया कहती है कि वह 800 सोने के सिक्कों से कम कुछ भी नहीं लेगी। उसका तर्क यह होता है कि उन्होंने 3 साल पहले जो सींग बेचा था वह 200 सोने के सिक्कों में बिका था और यह वाला साइज में उससे 3 गुना बढ़ा है। वे दोनों कुछ देर तक कीमत को लेकर मोल भाव करते हैं, जब तक कि डिलियर्ड 700 सोने के सिक्कों पर मान नहीं जाता। यह देखकर एमिलिया बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जुएल का बर्ताव अचानक बदल जाता है और वह एक खतरनाक अंदाज में डिलियर्ड को याद दिलाती है कि उसने जिस कीमत पर हामी भरी है वह उनके बजट से बहुत ज्यादा है, इसलिए वह बाकी के पैसे सीधे उसकी सैलरी से काटने वाली है। यह सुनकर डिलियर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं लगता
बाद में हमारा हीरो गिल्ड में अकेला बैठा होता है। तभी उसकी स्टेटस सपोर्ट उसे बताती है कि उसकी ट्यूटोरियल स्किल का लेवल अप होने का समय आ गया है। हीरो को अभी भी बिल्कुल समझ नहीं आता कि यह ट्यूटोरियल आखिर है क्या। इसलिए उसकी स्टेटस सपोर्ट एक डेफिनेशन निकालती है और समझाती है कि यह एक ऐसी स्किल है जो उन लोगों को दी जाती है जिनके जिंदा बचने के चांस बहुत कम होते हैं, और इसकी मदद से उन्हें गॉड से गाइडेंस मिलती है ताकि वे इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए जरूरी ज्ञान और स्किल सीख सकें। यह सुनकर हीरो को एहसास होता है कि वह गॉड की वजह से ही अब तक जिंदा बच पाया है, इसलिए वह मन ही मन उन्हें शुक्रिया कहता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसके शुक्रिया को स्वीकार करती है। हीरो को लगता है कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन गॉड सीधे उसके दिमाग में उससे बात करना जारी रखते हैं और बताते हैं कि वही उसे इस दुनिया में लाए हैं। हीरो यह जानकर हैरान रह जाता है कि वह सच में गॉड से इस तरह सीधे बात कर सकता है। गॉड उसे बताते हैं कि वे हमेशा इस तरह बात नहीं कर सकते और ऐसा बस कभी कभी ही होता है। वह हीरो से कहते हैं कि यहाँ से आगे का सब कुछ अब पूरी तरह से उसके अपने हाथों में है। वह कैसे जीना चुनता है और कैसे खुद को जिंदा रखता है। और इतना कहने के बाद वह उसे अलविदा कह देते हैं। हीरो उनसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर स्टेटस सपोर्ट उसे बताती है कि अब उसका लेवल BRH गया है, इसलिए अब तक गाइड से जो सपोर्ट मिल रहा था वह अब खत्म होने वाला है। वह कुछ देर सोचता है कि गाइड से उसका क्या मतलब है, लेकिन तभी एमिलिया वहां आ जाती है और उसे आवाज लगाती है। तभी कोई एमिलिया के पास आता है और उसे एक लेटर थमाते हुए बताता है कि उसे एक खास क्वेस्ट मिला है। एमिलिया उसे पढ़ती है और फिर हीरो की तरफ मुंह दिखाकर माफी मांगती है। वह उसे बताती है कि उसे तुरंत शहर से जाना होगा और वह इस बार उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती क्योंकि यह क्वेस्ट सीधे उसके होम टाउन से आया है और वह इसके लिए मना नहीं कर सकती। यह सुनकर हीरो को समझ आ जाता है कि एमिलिया ही उसकी गाइड थी। दूसरी तरफ इवॉल एक डंजन के बहुत अंदर होती है और अभी भी उसी चीज की तलाश कर रही होती है जिसके पीछे वह बहुत लंबे समय से पड़ी है, पर उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती। अचानक उसे एहसास होता है कि वह चीज कहां हो सकती है और वह तुरंत उस तरफ जाने के लिए मुद्द जाती है। उसी समय एमिलिया मन ही मन चिंता कर रही होती है कि क्या हमारा हीरो अकेले सब कुछ संभाल पाएगा, पर हीरो उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि वह असल में एक एडवेंचरर बनने का प्लान बना रहा है। उसे पता चला है कि बिना लड़ाई वाले लोगों के लिए भी क्वेस्ट मौजूद हैं और वह इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड है। हीरो यह भी मानता है कि एमिलिया ने अब तक उसके लिए बहुत कुछ किया है और वह अब उस पर और बोझ नहीं बनना चाहता। जब उनके अलग होने का समय आता है तो एमिलिया हीरो से कहती है कि वह उसी सराय में रुक सकता है जहां वह रुकी थी। फिर वह उसके हाथों में एक मैप थमा देती है। जाने से ठीक पहले हीरो कहता है कि वह उसे उसका चोंगा वापस करना चाहता है, पर एमिलिया उसे चिंता न करने के लिए कहती है। वह कहती है कि इसे विदाई का तोहफा समझकर अपने पास रख ले, लेकिन हीरो उससे कहता है कि शायद अभी उसे इसकी ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसकी शर्त का एक बटन अभी अभी टूट गया है। एमिलिया शर्म से लाल हो जाती है और जल्दी से वहां से भाग जाती है। भागते हुए वह सीधे इवॉल से टकरा जाती है और उससे माफी मांगने के लिए रुकती है। जब पास एक सैनिक आकर पूछता है कि वह इतनी जल्दी में क्यों है, तो वह जवाब देती है कि उसे तुरंत अपने घर वापस जाना है। एमिलिया इवॉल को उठने में मदद करती है और इवॉल पूछती है कि क्या उसका होम टाउन एल्फ काउंटी एंड किंगडम ऑफ फेयर है। जब एमिलिया हाँ कहती है तो इवॉल उसे बताती है कि यह कितना बड़ा इत्तेफाक है क्योंकि वह भी बिल्कुल वहीं जा रही है। दूसरी तरफ जब से एमिलिया गई है, हीरो ने अपना ज्यादातर समय बस सोने में बिताया है। वह अपना फोन उठाता है और देखता है कि उसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और उसे अभी तक अपनी पुरानी दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिला है। इसके अलावा उनकी आखिरी बातचीत के बाद से गॉड ने उससे बिल्कुल बात नहीं की है, इसीलिए वह सच में यह सोचने लगता है कि आखिर उसे इस दुनिया में क्यों लाया गया था। तभी अचानक तानिया, जो सराय चलाती है, उसके कमरे में आती है और बताती है कि वह उसे लेकर बहुत परेशान थी क्योंकि वह आज सुबह के नाश्ते या दोपहर के खाने के लिए नीचे नहीं आया था। हीरो उसे बताता है कि वह ठीक है और यह सुनकर उसे राहत मिलती है। वह उसे यह भी बताती है कि रात का खाना जल्द ही तैयार होने वाला है और हीरो कहता है कि वह अभी नीचे आ रहा है। उसके जाने के बाद हीरो को टेंशन होने लगती है क्योंकि उसके पास जो भी पैसे बचे हैं वे सिर्फ उस सींग को बेचने से मिले थे। इसका मतलब है कि उसे जल्द ही कोई जॉब ढूंढनी होगी, लेकिन उसके स्टैट को देखकर उसे समझ नहीं आता कि वह किस काम आ सकता है। उसकी स्टेटस सपोर्ट उसके सामने उसके नंबर निकालती है और वे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, इसलिए स्टेटस उसे सलाह देता है कि वह अकेले लड्डा ढाई करने से दूर रहे। हालांकि वह यह भी बताती है कि उसने कुछ टेक्निकल स्किल सीख ली है जिनमें कॉन्ट्रैक्ट और मेडिकल बुक शामिल हैं। हीरो को मेडिकल बुक वाली स्किल काफी दिलचस्प लगती है, इसलिए स्टेटस उसे समझाती है कि वह इसके पन्ने PRH कर इसमें से ज्ञान हासिल कर सकता है। वह उसे यह भी सलाह देती है कि अगर वह एक ऊंचे लेवल पर पहुंचना चाहता है तो उसे इसका एक एक पन्ना पिघलना होगा, लेकिन वह उसे चेतावनी भी देती है कि एक बार पिघलना शुरू करने के बाद वह उसे बीच में नहीं छोड़ डिहान सकता। हीरो पहले तो इस शर्त से थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर भी वह इसे करने का फैसला करता है। मेडिकल बुक को पढ़ना शुरू होता है और अचानक ज्ञान तेजी से हीरो के दिमाग में भरने लगता है, जिससे वह एकदम घबरा जाता है। इसी बीच इवॉल और एमिलिया एल्फ काउंटी की तरफ अपना सफर जारी रखती हैं। एमिलिया इवॉल को बताती है कि वह हीरो के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही है और उसे इस बात की चिंता है कि क्या वह ठीक होगा। इवॉल को लगता है कि इसका मतलब उसे हीरो से प्यार हो गया है,
पर एमिलिया तुरंत इस बात को खारिज कर देती है और कहती है कि वह उससे बस अभी मिली है और वह उससे करीब 40 साल छोटा है। तभी आगे से एक नौकरानी एमिलिया को आवाज लगाती है और जैसे ही एमिलिया उसे देखती है वह दौड़कर उसे गले लगा लेती है। एमिलिया इवॉल को बताती है कि यह स्टालिया है जो उनकी हेड नौकरानी है। फिर एमिलिया स्टालिया से इवॉल की पहचान करवाती है और इवॉल एक्साइटेड होकर एमिलिया से उसके साथ एक पार्टी बनाने के लिए कहती है। अपनी सबसे पहली पार्टी की रिक्वेस्ट सुनकर एमिलिया की आंखें चमक उठती हैं, लेकिन स्टालिया इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखती। कुछ दिनों बाद हमारा हीरो आखिरकार मेडिकल बुक का सारा ज्ञान हासिल कर लेता है। भले ही वह पूरी तरह से थका हुआ लग रहा था, पर उसे याद आता है कि उसे अभी भी शॉपिंग करने जाना है। इसलिए वह अपने लिए कुछ आर्मर लेने हथियारों की दुकान पर जाता है। अपना काम खत्म करके बाहर आने के बाद वह एक पल के लिए सोचता है कि मेडिकल बुक का सारा ज्ञान हासिल करना सच में कितना मुश्किल था। उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में स्किल सीखना कोई आसान काम नहीं है और अलग अलग स्किल को सीखने के अपने अलग तरीके होते हैं। उसे इस बात की भी अहमियत समझ आती है कि अगर उसकी स्टेटस सपोर्ट उसके साथ नहीं होती तो वह कितना भटक गया होता। इसलिए वह तय करता है कि वह उसे सिर्फ अपना स्टेटस कहकर नहीं बुला सकता और उसे सापो नाम देता है, क्योंकि यह बोलने में बहुत आसान है। जब वह काम की तलाश में गिल्ड पहुंचता है तो एक बुरी तरह से घायल एडवेंचरर को अंदर लाया जाता है। जब हीरो उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि यह वही आदमी है जिससे वह उस दिन टकराया था। उसका साथी घबराते हुए चिल्लाता है और कहता है कि उस पर एक सिल्वर रूबी वुल्फ ने अटैक किया था। उसे पक्का यकीन है कि डिलियर्ड उसका खून बहना रोक सकता है, लेकिन तभी दोनों फर्श पर गिर जाते हैं, जिससे घायल आदमी के पैर से फिर से खून बहना शुरू हो जाता है। जूएल उन्हें बताती है कि डिलियर्ड अब भी शहर में नहीं है, लेकिन वे उस पर किसी और तरह का हीलिंग मैजिक आजमा सकते हैं। उसके साथियों को नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा, क्योंकि वे पहले ही सब कुछ आजमा चुके हैं जो उन्हें समझ आया था। हीरो इस पूरी सिचुएशन को देखता है और समझ जाता है कि खून बहना तुरंत रोकना होगा। वह तय करता है कि चूंकि उसने मेडिकल बुक से सारा ज्ञान हासिल कर लिया है, इसीलिए वह यहाँ कुछ तो कर ही सकता है। तो वह उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि उसे एक बार देखने दें, क्योंकि उसके पास एक मेडिकल स्किल है। सापो तुरंत एक जांच करती है और अंदाजा लगाती है कि उस आदमी के पास जिंदा रहने के लिए बस 5 मिनट बचे हैं। उसके शरीर में डीरिथ जहर फैल चुका है और वह अपने 2 हाथ पैर खो चुका है। इसका मतलब है कि इलाज के लिए हाइपर क्योर और परफेक्ट हील दोनों तकनीकों की जरूरत पड़ेगी। हीरो को लगता है कि यह बहुत सीधा साधा काम होना चाहिए, लेकिन वह तुरंत एक परेशानी में फंस जाता है। पूरा इलाज करने के लिए 650 एमपी की जरूरत होगी, जबकि उसके पास सिर्फ 56 एमपी हैं। हीरो को तुरंत एहसास हो जाता है कि अगर उसके पास इलाज करने के लिए एमपी ही नहीं है तो उसे तकनीक पता होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वह बहुत गहराई से सोचने लगता है कि वह असल में यहाँ क्या कर सकता है। तब सापो उसे सलाह देती है कि वह अपनी कॉन्ट्रैक्ट स्किल का इस्तेमाल करे। इससे उसके आसपास के लोग एक समझौता करके अपने एमपी सीधे हीरो को ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि उसके पास इलाज करने के लिए काफी एमपी हो जाए। वहां मौजूद सभी लोग बिना एक पल सोचे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाते हैं और अपने एमपी उसकी तरफ भेजने लगते हैं। जब उसके पास काफी एमपी जमा हो जाते हैं तो वह सबसे पहले हाइपर क्यूर का इस्तेमाल करके उस आदमी के शरीर से जहर को पूरी तरह बाहर निकालता है। इसके बाद वह परफेक्ट हील का इस्तेमाल करता है, जिससे एक चमकदार नीली रोशनी निकलती है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो वह एडवेंचरर वहां लेटा होता है और उसके दोनों हाथ पैर पूरी तरह से वापस आ चुके होते हैं। हीरो को राहत मिलती है कि उसने यह कर दिखाया, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही वह बेहोश होकर गिर जाता है। अपने सपनों में वह देखता है कि उसकी पुरानी दोस्त अमिन उसे बता रही है कि इस तरह अकेले अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों को बचाना कितनी बेवकूफी है, खासकर तब जब इसमें कोई साफ मकसद या इनाम शामिल न हो। वह उसे बताती है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसे बचाने के लिए हमेशा कोई मौजूद रहेगा, इसलिए उसे अब और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उसी पल हीरो झटके से होश में आता है, जबकि सापो उसे बताती है कि उसकी स्किल और लेवल कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। जूएल उसके पास आती है और उस आदमी को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। वह बताती है कि वह आदमी असल में उसका छोटा भाई जेड है। हीरो इस बात से थोड़ा हैरान होता है क्योंकि जेड एक इंसान है और वह नहीं है। इसलिए जूएल उसे बस इतना समझाती है कि उनकी माँ अलग अलग हैं। यह सब छोड़े हटकर हीरो जूएल से कहता है कि वह उसे शुक्रिया न कहे, क्योंकि वह यह सब सिर्फ इसीलिए कर पाया क्योंकि आसपास के सभी लोगों ने उसे अपने एमपी उधार दिए थे। जूएल इस बात को मानती है, लेकिन वह यह भी कहती है कि अगर वह वहां मौजूद नहीं होता तो जेड पक्का मारा जाता। इसीलिए वह पूरे दिल से हीरो से अपना शुक्रिया स्वीकार करने के लिए कहती है। इसके बाद जूएल हीरो को बताती है कि उसने इस पूरी घटना पर किसी को भी बात करने से मना कर दिया है, क्योंकि यह बात बिल्कुल अनसुनी है कि कोई एक साथ हाइपर क्योर और परफेक्ट हील दोनों का इस्तेमाल कर सकता है, और अगर यह बात बाहर निकल गई तो पक्का कोई न कोई अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। इस वजह से जूएल हीरो को सलाह देती है कि वह किसी पार्टी में शामिल होने के बारे में सोचे, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ रहने से वह ज्यादा सुरक्षित रहेगा। हीरो कुछ देर तक इस बारे में सोचता है, पर वह पूरी तरह से राजी नहीं होता। इसका एक कारण यह है कि उसे नहीं पता कि वह इस शहर में और कितने दिन रुकने वाला है, और वह किसी और पर इस तरह की मुसीबत नहीं डालना चाहता। वह इस बात से मना नहीं करता कि ऐसे लोगों का साथ होना अच्छा होगा जिन पर वह भरोसा कर सके, लेकिन उसे शक है कि यह आइडिया काम करेगा
क्योंकि वह एक बिना लड़ाई वाला इंसान है। फिर जुएल उसे बताती है कि उसके पास एक और रास्ता भी है, और वह यह है कि वह बस एक अंगरक्षक को काम पर रख ले। फिर सीन एक जेल के अंदर शिफ्ट होता है, जहां एक भिद्या इंसान एक छोटी बच्ची के बगल में बैठा होता है। वह ऐलान करता है कि अगर किसी ने भी उस बच्ची पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो वह उसे फाड़ कर रख देगा। अगले दिन हीरो एक अंगरक्षक को काम पर रखने के लिए डेबी कंपनी जाता है और उसे वहां के मालिक अजरथन डेबी से मिलवाया जाता है। लेकिन जैसे ही डेबी की नजर हीरो पर पड़ती छती है, वह तुरंत उसकी खुशामद करने लगता है, क्योंकि उसे उससे पैसों की महक आ रही होती है। असल में उसके पास एक ऐसी स्किल है जिससे वह उन लोगों से एक अच्छी खुशबू सूंघ सकता है जो या तो पहले से अमीर हैं या भविष्य में अमीर बनने वाले हैं। फिर हीरो के सामने अंगरक्षक के रूप में चुनने के लिए कई सारे हट्टे कट्टे लोगों को लाया जाता है, लेकिन वह उन सभी को मना कर देता है। इसीलिए नहीं कि उनमें ताकत की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें से किसी के पास भी काफी एमपी नहीं है। अगर सच कहा जाए तो वह अपनी मेडिकल बुक से हाइपर क्योर और परफेक्ट हील स्किल का इस्तेमाल करना चाहता है, और इसके लिए उसे एक ऐसे अंगरक्षक की जरूरत है जिसके पास काफी एमपी हो। डेबी हीरो को बताता है कि उसके पास अभी और भी बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन तभी गॉड से हीरो को एक सलाह मिलती है जिसमें वह उसे खुद जाकर किसी को ढूंढने के लिए कहते हैं। डेबी हीरो को अगले ऑप्शन दिखाने के लिए ले जा रहा होता है, तभी हीरो का ध्यान एक तरफ के अंधेरे गलियारे पर जाता है। डेबी उसे बताता है कि हालांकि उस रास्ते पर भी कुछ ऑप्शन हैं, लेकिन वह उसे उनमें से किसी को भी चुनने की सलाह नहीं देगा, क्योंकि वे आम काम या लड़ाई हाई के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हैं। वे लोग अपने घर वापस नहीं जा पाए थे, इसलिए डेबी ने उन्हें बस यहाँ रहने दिया। हीरो सोचता है कि शायद उनकी हालत भी बिल्कुल उसी के जैसी होगी, इसलिए वह डेबी से कहता है कि वह उसे वहां लेकर चले। हीरो को अंदर ले जाया जाता है और वहां उसे एक भेदिया बीस्टमैन दिखता है जो एक छोटी बच्ची की पहरेदारी कर रहा होता है। उसे यह जानने की उत्सुकता होती है कि वे जेल के अंदर क्यों बंद हैं, तो डेबी उसे समझाता है कि उस बच्ची को बचाने के चक्कर में उस बीस्टमैन ने बहुत तबाही मचा दी थी। उस बच्ची के अंदर कुछ जादुई ताकतें पाई गई हैं, लेकिन अभी तक उसका उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए वे बिना किसी चेतावनी के अचानक से खुद ही बाहर आ जाती हैं। यह बात ध्यान में रखते हुए हीरो उन दोनों का अप्रेजल करने की कोशिश करता है, और वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि उनके कुछ स्टैट को छुपाया गया है। सापो उसे बताती है कि असल में उनके स्टैट के साथ छेदछानी की गई है। वह उसे एक्सपर्ट आई स्किल का इस्तेमाल करने की सलाह देती है, जो दुनिया में सबसे ऊंचे लेवल की अप्रेजल एबिलिटी है, और उसे सीधे गॉड ने दी थी। हीरो दोबारा अप्रेजल करने के लिए एक्सपर्ट आई का इस्तेमाल करता है। उसे पता चलता है कि उस बीस्टमैन का नाम क्लॉड है और वह लेवल 95 का एक हीरो है। जहां तक उस बच्ची की बात है, उसका नाम लिलियन है और उसके पास रेजिंग सैंक्चुअरी स्टेटस है, जिसका मतलब है कि उसकी आत्मा सीधे देवताओं की दुनिया से जुड़ी हुई है। हीरो इस बारे में सोचता है और उसे समझ आता है कि उन दोनों के पास बहुत सारे एमपी हैं, लेकिन वह यह सोचने लगता है कि क्या उसे सच में एक हीरो और एक सेज को अपने साथ ले जाने की इजाजत है। तभी गॉड उससे बात करते हैं और कहते हैं कि वह जो चाहे कर सकता है। इन सब बातों को छोड़ कर सापो हीरो को सलाह देती है कि वह रिलीफ मेजर नाम की टेक्निकल स्किल का इस्तेमाल करे। सापो को सच में वह इस बात का कोई साफ कारण नहीं बताती कि उसे इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, लेकिन हीरो को लगता है कि यह कोई ऐसी स्किल हो सकती है जो क्लॉड को उस श्राप से आजाद करने के लिए बनाई गई हो। हीरो अपना मन पक्का करता है और उन दोनों को खरीदने का फैसला कर लेता है। डेबी खुशी के मारे जोर से चिल्लाता है, क्योंकि हीरो से आने वाली पैसों की महक अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई थी। इसके बाद हीरो क्लॉड और लिलियन को बाहर एक खुले मैदान में ले जाता है और क्लॉड तुरंत सोचने लगता है कि आखिर वह उन दोनों के साथ क्या करने वाला है, लेकिन हीरो उसे बस शांत रहने और रिलैक्स करने के लिए कहता है, क्योंकि वह असल में वहां उसका इलाज करने के लिए है। यह सुनकर क्लॉड पूरी तरह से हैरान रह जाता है। हालांकि वह लिलियन से कहता है कि इस पूरे काम को करने के लिए उसे उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। क्लॉड को शक होता है कि यह शायद कोई चाल हो सकता है या उनके साथ कोई चाल चली जा रही है, लेकिन लिलियन क्लॉड से कहती है कि वह ज्यादा सोचना बंद करे और चुप रहे। वह याद दिलाती है कि क्लॉड ने ही पूरी जिंदगी उसकी रक्षा की है और उसे बचाया है, इसलिए इस बार वह उसे बचाना चाहती है। हीरो लिलियन को समझाता है कि ऐसा करने के लिए उसे उसके एमपी के एक बड़े हिस्से की जरूरत होगी और इसके लिए सबसे पहले उसे उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी करना होगा। लिलियन बिना एक पल सोचे मान जाती है और तुरंत अपने एमपी ट्रांसफर कर देती है। इससे हीरो को परफेक्ट हील तकनीक एक्टिवेट करने के लिए वो सब मिल जाता है जिसकी उसे जरूरत थी। क्लॉड के कटे हुए हाथ पैर पूरी तरह से वापस आ जाते हैं और उसका हर एक घाव ऐसे भर जाता है जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। यह नजारा देखकर लिलियन खुशी से झूम उठती है और दौड़कर क्लॉड के गले लग जाती है और उसे कसकर पकड़ दे एंच लेती है। फिर क्लॉड हीरो का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि यह लगभग नामुमकिन सा लगता है कि कुछ पल पहले तक वह कितना भारीपन और थकान महसूस कर रहा था। हीरो उसे बताता है कि यह सब शायद उस श्राप की वजह से था जो उस पर लगाया गया था, और यह सुनकर क्लॉड सच में हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके श्राप की जानकारी पूरी तरह से छुपी हुई होनी चाहिए, यहाँ तक कि किसी अप्रेजर स्किल वाले इंसान से भी। हीरो उसे यह भी बताता है कि वह एक हीरो है, और फिर लिलियन से कहता है कि वह आगे चलकर भविष्य में एक सेज बनने वाली है। क्लॉड पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि आखिर हीरो को इन सब बातों की जानकारी कैसे मिल सकती है। इसलिए हीरो समझाता है कि गॉड ने खुद उसे एक्सपर्ट आई स्किल दी है। यह जानकारी सुनकर क्लॉड सदमे से कांप उठता है, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानता है कि वह स्किल क्या है और उसका क्या मतलब है।
फिर हीरो सीधे उस श्राप को हटाने के काम में लग जाता है जो क्लॉड पर लगाया गया है और रिलीफ मेजर स्किल को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन हीरो और लिलियन दोनों के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका होता है जब क्लॉड अचानक से भारी जंजीरों में जकड़िरेच जाता है और फिर एक बहुत बड़ी कैंची उसकी तरफ नीचे आने लगती है। पहले तो ऐसा लगता है जैसे क्लॉड को अभी अभी चाकू मार दिया गया हो, जिससे हीरो और लिलियन दोनों चौंक जाते हैं। लेकिन पता चलता है कि वह अभी भी पूरी तरह से जिंदा है। जैसे ही उस कैंची ने नीचे आकर उस जंजीर को काटा जो इतने समय से उस पर भारी पड़ी डीडीएच रही थी, क्लॉड एक पल के लिए महसूस करता है कि अब उसे कैसा लग रहा है। उसे एहसास होता है कि भले ही वह अपनी पुरानी ताकत के लेवल पर वापस नहीं आया है, पर वह पहले से ही महसूस कर सकता है कि उसका एक बड़ा हिस्सा वापस आ रहा है। फिर वह हीरो के सामने इज्जत के साथ अपना सिर झुकाता है और पहले के गए अपने बुरे बर्ताव के लिए पूरे दिल से माफी मांगता है। यह सब कहने के बाद वह हीरो को बताता है कि वह उसके साथ वफादारी की रस्म करना चाहता है। हीरो को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि यह रस्म आखिर क्या होती है, इसलिए क्लॉड उसे समझाता है कि यह एक पवित्र रस्म है जिसमें वह अपनी आत्मा पूरी तरह से हीरो को सौंप देगा और वह हर चीज के सामने कसम खाएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा उसके साथ रहेगा। तब सापो बीच में बोलती है और हीरो को सलाह देती है कि वह वफादारी की रस्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट स्किल का इस्तेमाल करे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में यह ताकत होती है कि वह सभी को उनके वादों पर कायम रखे। इसका मतलब है कि अगर वह और क्लॉड एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वे उन सभी बातों को मानने के लिए पूरी तरह से बंधे होंगे जिन पर उन्होंने सहमति जताई है। हीरो इस पर सोचता है और तय करता है कि यह बुरा नहीं लग रहा है, इसलिए वह कॉन्ट्रैक्ट के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया शुरू होती है और क्लॉड हीरो के प्रति अपनी पूरी वफादारी की कसम खाता है और जब हीरो इसे स्वीकार कर लेता है तो उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट कामयाबी से बन जाता है। फिर उन दोनों की कलाइयों पर एक निशान बन जाता है जो रोशनी की आत्माओं का प्रतीक होता है। यह उनकी वफादारी और एक दूसरे के प्रति उनके कमिटमेंट की निशानी बन जाता है। लिलियन यह सब होते हुए देखती है और इससे बहुत खुश होती है। इस बीच एमिलिया, इवॉल और स्टालिया अपने सफर पर आगे बढ़ती रहती हैं। कुछ दूर चलने के बाद एमिलिया सलाह देती है कि वे बाकी के दिन आराम करने के लिए एक गर्म पानी के झरने पर रुकें। स्टालिया को पहले तो यह आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन और सोचने के बाद वह एमिलिया को इसके लिए मना करने लगती है, क्योंकि गर्म पानी के झरने पर रुकने का मतलब होगा कि उन्हें इवॉल के साथ भी नहाना पड़ेगा और वह नहीं चाहती कि इवॉल एमिलिया के और करीब आए। स्टालिया की तमाम कोशिशों के बाद भी एमिलिया यही कहती है कि वह गर्म पानी के झरने पर जाना चाहती है, जिससे स्टालिया के पास हार मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। दूसरी तरफ हीरो क्लॉड और लिलियन को पूरी बात समझाता है कि उसे अपनी परफेक्ट हील स्किल का इस्तेमाल करने के लिए दूसरों से एमपी लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। वे दोनों सारी बात समझ जाते हैं और सिचुएशन को क्लियर कर लेते हैं। यह सब तय होने के बाद वे सभी मिलकर एक शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसके नतीजे में हीरो की टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट स्किल का लेवल अप हो जाता है। क्लॉड ध्यान देता है, इसलिए वह पूछता है कि यह सब आखिर क्या है। हीरो समझाता है कि यह बस एक आवाज है जो उसे चीजें समझाने में मदद करती है और रास्ते में उसे गाइड करती है। यह सुनकर क्लॉड एकदम सुन्न पड़ी डीडीएच जाता है और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि हीरो जिस बारे में बात कर रहा है वह ट्यूटोरियल स्किल है जिसे खुद गॉड ने दिया है। क्लॉड यह भी समझ जाता है कि इसका मतलब हीरो किसी दूसरी दुनिया से आया है और हीरो सच में हैरान होता है कि क्लॉड को दूसरी दुनिया के बारे में पहले से ही पता है। फिर हीरो क्लॉड से पूछता है कि क्या उसे इस बात से कोई परेशानी तो नहीं है कि वह दूसरी दुनिया से आया है। क्लॉड जवाब देता है कि उसे इस बात से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता और इससे हीरो के प्रति उसकी वफादारी में कोई कमी नहीं आएगी। इसके बाद वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और क्लॉड हीरो को बताता है कि वह जिस गॉड से जुड़ा हुआ है वे शायद सबसे बड़े गॉड हैं। इस दुनिया में कुल मिलाकर करीब 11 गॉड हैं और सबसे बड़े गॉड को उनमें सबसे पहला माना जाता है। ट्यूटोरियल और एक्सपर्ट आई ऐसे वरदान हैं जो सिर्फ वही दे सकते हैं और कोई नहीं। इसके अलावा क्लॉड का मानना है कि सबसे बड़े गॉड ने सच में हीरो पर अपनी नजरें टिका रखी हैं और उसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। हालांकि हीरो को यह मानने में मुश्किल होती है कि अगर सबसे बड़े गॉड किसी पर ध्यान देंगे तो वह क्लॉड और लिलियन के बजाय वह खुद होगा। फिर भी वह यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि सबसे बड़े गॉड लिलियन को रेजिंग सैंक्चुअरी स्किल क्यों देंगे, क्योंकि यह किसी पर बोझ डालने के लिए काफी कठोर चीज लगती है। न तो क्लॉड ने और न ही लिलियन ने कभी इसके बारे में सुना था। इसलिए हीरो आगे बढ़कर समझाता है कि यह एक ऐसी स्किल है जो उसे बहुत ही भारी और भयानक ताकत से चीर कर रख देती है। यह सुनकर लिलियन सदमे में चली जाती है, जिससे हीरो को तुरंत इस बात का पछतावा होता है कि उसने यह बात क्यों छेद दी। हालांकि क्लॉड फिर से बोलता है और कहता है कि उसे शक है कि सबसे बड़े गॉड ने लिलियन को रेजिंग सैंक्चुअरी स्किल दी होगी। उसे लगता है कि यह मैजिक की गॉड का काम हो सकता है, क्योंकि मैजिक से जुड़ा कोई भी काम उन्हीं की जिम्मेदारी में आता है। तभी मैजिक की गॉड खुद को सामने लाती है और सीधे हीरो से बात करती हैं, जिससे सबसे बड़े गॉड थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। वह हीरो को बताती हैं कि लिलियन रेजिंग सैंक्चुअरी स्किल की वजह से यकीनन बहुत तकलीफ में है, लेकिन परेशानी यह है कि एक बार कोई स्किल जुड़ जाने के बाद उसे बस ऐसे ही हटाया नहीं जा सकता। वह उसे यह भी बताती हैं कि उसके पास ग्रिमोयर नाम की उनकी स्किल मौजूद है और इसकी मदद से वह लिलियन की एमपी और उसकी जादुई ताकत को एडजस्ट कर सकता है ताकि चीजों को संभालने में आसानी हो। वह उसे यह भी खास तौर पर बताती हैं कि वह कोई गलत फहमी न पाले,
क्योंकि वह उसकी हर जरूरत पर मदद के लिए हमेशा मौजूद नहीं रहेंगी। हीरो इस बात से समझता है कि जब वह ग्रिमोयर स्किल एक्टिवेट करेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम खुद ही चालू हो जाएगा और चीजों को अपने आप संभाल लेगा। इसलिए अब से उनके लिए सब ठीक हो जाना चाहिए। हीरो यह अच्छी खबर क्लॉड और लिलियन को बताता है और वे दोनों इसे सुनकर बहुत शुक्रगुजार होते हैं। लेकिन तभी सापो हीरो को बताती है कि उसकी एक्सपर्ट आई स्किल और ट्यूटोरियल स्किल दोनों कुछ समय के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि सापो अब तक जमा की गई जानकारी का इस्तेमाल करके ही उसकी मदद कर सकती है। इस बीच मैजिक की गॉड हीरो को बहुत ध्यान से देखती है और उन्हें यह महसूस होता है कि उन्होंने उसे पहले कहीं देखा है। इसके बाद हीरो अपनी ग्रिमोयर स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे एक बहुत ही प्यारी सी छोटी बिल्ली सामने आ जाती है। वह घोषणा करती है कि वह यहाँ लिलियन को उसका मैजिक कंट्रोल करना सिखाने आई है और अपना नाम वे बताती है। लेकिन लिलियन यह देखकर इतनी खुश हो जाती है कि वह कितनी क्यूट है कि वह तुरंत बिना कुछ सोचे उसे सहलाने लगती है। फिर हीरो वह से ग्रिमोयर के बारे में पूछता है और वह उसे बताती है कि वह खुद ही ग्रिमोयर है और मैजिक की गॉड द्वारा बनाई गई एक ताकतवर पवित्र जानवर भी है। इससे हीरो को बहुत राहत मिलती है और वह आगे बढ़कर उसके सिर को प्यार से थपथपाता है। लेकिन यह देखकर क्लॉड को जलन होने लगती है और वह तुरंत सभी को यह बात साफ कर देता है कि हीरो ने अभी तक उसे एक बार भी प्यार से नहीं थपथपाया है। दूसरी तरफ एमिलिया, इवॉल और स्टालिया गर्म पानी के झरने में एक साथ रिलैक्स करती हुई दिखाई देती हैं। स्टालिया एमिलिया के फिगर को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है और फिर खुद को संभालती है। फिर एमिलिया स्टालिया से पूछती है कि उसके पिता ने उसे किस जरूरी काम से भेजा है, पर स्टालिया उसे बताती है कि अभी उसे खुद इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर एमिलिया इवॉल की तरफ मुद्दती है और उसे पूछती है कि क्या वह उसकी पीठ धोने में मदद करेगी, लेकिन इवॉल उसे साफ मना कर देती है, जिससे एमिलिया खुद पर हंसती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वे दोनों अभी तक पूरी तरह से दोस्त नहीं बनी हैं। तब स्टालिया बोल पड़ती है और एमिलिया से कहती है कि वह इवॉल के साथ बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रही है, क्योंकि सिर्फ एक दूसरे की पीठ धोने से कोई अपने आप दोस्त नहीं बन जाता। इवॉल यह पूरी बातचीत सुन लेती है और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। फिर वह खरीदती होती है और एमिलिया से कहती है कि वह आखिरकार उसकी पीठ धोने में मदद करेगी। इस बात से एमिलिया पूरी तरह से हैरान रह जाती है, लेकिन इवॉल बस इतना जवाब देती है कि दोस्त तो यही करते हैं। हिबिकी, क्लाउड और लिलियन के साथ एक दुकान पर होती है जहां वे बैटल में इस्तेमाल करने और खुद के बचाव के लिए प्रोटेक्टिव गियर खरीद रहे हैं। उस मोड़ पर हमें पता चलता है कि क्लाउड का वेपन एक स्पीयर है। हालांकि ज्यादातर हीरो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्लाउड के शरीर की बनावट के कारण स्पीयर को संभालना उसके लिए आसान है। वह हमलों को रोकने के लिए शील्ड का भी इस्तेमाल करता है। उसे बस इतनी ही जरूरत है। अगर वह इससे ज्यादा कुछ पहनेगा तो उसे गर्मी लगेगी और वह ठीक से लड़ नहीं पाएगा। जब तक उसके जरूरी अंग सुरक्षित हैं, स्पीयर और शील्ड उसके लिए काफी हैं। इसके बाद लिलियन की बारी आती है अपना सामान चुनने की। वह एक छोटा क्लॉक खरीदती है जो उस पर बहुत सुंदर लगता है। दुकानदार उसे 25 गोल्ड के सिक्कों में बेचता है, जिसे सुनकर हिबिकी दंग रह जाता है क्योंकि यह उसके लिए बहुत महंगा है। जब लिलियन देखती है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो वह उसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि अब उसे वह नहीं चाहिए। हालांकि हिबिकी मना कर देता है और कहता है कि उसकी सुरक्षा पैसों से ज्यादा जरूरी है। फिर वह उससे एक सही स्टाफ चुनने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें जल्द ही एक क्वेस्ट पूरा करना है और वे बिना तैयारी के नहीं रह सकते। लिलियन उसे धन्यवाद देती है और उसे मास्टर कहकर बुलाती है, लेकिन वह सुझाव देता है कि वह उसे ऐसा न कहे क्योंकि उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। अपनी खरीदारी पूरी करने के बाद बिल्ली फीनी अचानक उन पर चिल्लाता है और कहता है कि उसे भी 1 या 2 कॉलर चाहिए क्योंकि यह नाइंसाफी है। इसलिए हिबिकी उसे 15 गोल्ड के सिक्कों में 1 कॉलर खरीद कर देता है। फिर सीन एक ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर शिफ्ट होता है जहां वे अभ्यास करना शुरू करते हैं, क्योंकि हिबिकी और लिलियन दोनों में ही एडवेंचरर बनने के लिए जरूरी बेसिक चीजों की कमी है। उन्हें पहले बुनियादी बातें सीखनी होंगी, खासकर हिबिकी की स्पेल बुक का इस्तेमाल करके मैजिक सीखना। हिबिकी शुरू में जल्दी पैसे कमाना चाहता है, लेकिन वह ट्रेनिंग के लिए मान जाता है, भले ही वह किताब के बारे में कुछ नहीं जानता। सिस्टम उसे बताता है कि किताब में एक A रैंक टेक्निकल स्किल है और यह उसे मैजिक से जुड़ी कई तरह की जानकारी और एबिलिटीज हासिल करने की अनुमति देती है। हिबिकी बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वह जादुई बैटल और यहाँ तक कि रोजमर्रा का मैजिक भी सीख सकता है। उनकी ट्रेनिंग फीनी की देखरेख में शुरू होती है। पहला कदम लिलियन को अपना मैजिक कंट्रोल करने में मदद करना है, लेकिन इसके लिए हिबिकी को उसके जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में रजिस्टर करना होगा। हिबिकी को समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है, इसलिए फीनी उसकी उंगली पर काट लेता है और इसे ऑफिशियल कर देता है। फीनी फिर लिलियन से रिलैक्स होने के लिए कहता है ताकि उसके मैजिक पॉइंट्स पर असर न पड़े, क्योंकि उसकी मैजिक पावर 10% तक गिर गई है। उन्हें ट्रेनिंग के जरिए धीरे धीरे उसकी पावर को छोड़ना और फिर से बनाना होगा। अगली एक्सरसाइज हिबिकी के लिए है, जिसमें उसे मैजिक पावर साइकिल सीखना है। इसमें 2 लोग हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे के जादुई बहाव को महसूस करते हैं और उसे कंट्रोल करना सीखते हैं। हिबिकी को पहले समझ नहीं आता तो फीनी समझाता है कि क्लाउड उसे जादुई एनर्जी भेजेगा। हालांकि फीनी क्लाउड को चेतावनी देता है कि वह केवल थोड़ी सी मात्रा ही भेजे, क्योंकि हिबिकी की मैजिक के प्रति रेजिस्टेंस कम है। वे हाथ पकड़ते हैं, लेकिन क्लाउड चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और बहुत ज्यादा जादुई एनर्जी भेज देता है।
हिबिकी बेहोश हो जाता है और सपना देखता है कि वह एक अंधेरी जगह पर है। तभी अनास्तासिया प्रकट होती है और उसे क्लाउड कहकर बुलाती है। हिबिकी हैरान है क्योंकि वह असल में क्लाउड बन गया है। वह उसके बगल में बैठता है जब वह चांद को निहार रही होती है और उसकी खूबसूरती को देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसने पहले कभी इतनी सुंदर एल्फ नहीं देखी थी। उसे याद आता है कि वह बचपन से उसके साथ रहा है। उन्होंने साथ में कई चीजें सीखी और साथ में लड़ाई की और रोए। उसने सोचा था कि उनका रिश्ता हमेशा बना रहेगा, लेकिन आखिरकार वह उसे छोड़कर चली गई। हिबिकी को फिर होश आता है और वह यह देखकर हैरान है कि वह असल में बदला नहीं है। फीनी समझाता है कि उसे क्लाउड जैसा महसूस हुआ क्योंकि वह उसकी चेतना की बहुत गहराई में चला गया था। फीनी फिर चेतावनी को नजरअंदाज करने के लिए क्लाउड पर चिल्लाता है और कहता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे पछताना पड़ेगा। जो हुआ उसके लिए क्लाउड हिबिकी से माफी मांगता है। बाद में जब हिबिकी अकेले बैठकर सब कुछ समझने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है, बस इतना कि वह किसी से बात कर रहा था। फिर सीन हिबिकी के कमरे में जाता है जहां वह घरेलू मैजिक का अभ्यास करने के तौर पर सफाई कर रहा है। सिस्टम उसे अपने स्टैट चेक करने के लिए कहता है और समझाता है कि घरेलू मैजिक का इस्तेमाल साधारण रोजमर्रा के कामों के लिए किया जाता है। ऐसा लगता है कि इसे सीखने के लिए उसे स्पिरिट्स की मदद की जरूरत होगी। जब वह काम करते समय जादुई एनर्जी छोड़ता है तो आग और पानी की स्पिरिट्स उस एनर्जी को इकट्ठा करती हैं और एक बार जब वह उन्हें संतुष्ट कर देगा तो वे उसे घरेलू मैजिक सिखाने के लिए तैयार होंगी। अब हिबिकी खुद काम करने की पहल करता है, हालांकि वह पक्का नहीं है कि वह इसे सही से कर रहा है या नहीं। फिर भी उसे यकीन है कि इस तरह का मैजिक सीखने का एकमात्र तरीका अभ्यास ही है। उसी पल लिलियन और क्लाउड उसे डिनर के लिए बुलाने आते हैं। अचानक क्लाउड से गलती से सफाई के पानी की बाल्टी पलट जाती है। वह बार बार माफी मांगता है और कहता है कि हिबिकी को सब कुछ फिर से साफ करना होगा, लेकिन हिबिकी को बिल्कुल बुरा नहीं लगता। असल में वह खुशी खुशी उसे फिर से साफ करता है और अपनी ट्रेनिंग को लेकर एक्साइटेड है। वह अंत में पूरे गलियारे को साफ कर देता है। मेड सेबो उसकी मेहनत से प्रभावित होती है और उसे इनाम के रूप में खाने की एक एक्स्ट्रा प्लेट देती है। इसी बीच लिलियन अपने मैजिक का अभ्यास शुरू करती है और काफी अच्छा कर रही है, जबकि क्लाउड और हिबिकी उसे देख रहे हैं। क्लाउड सुझाव देता है कि हिबिकी को भी कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी चाहिए। हिबिकी मानता है कि उसे वेपन चलाना भी नहीं आता, इसलिए क्लाउड उसे प्रैक्टिस करने के लिए एक स्पीयर देता है। हिबिकी स्पीयर के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन कई बार फेल हो जाता है। क्लाउड उसे सलाह देता है कि वह अपनी पीठ सीधी रखे और सही से खींचे, लेकिन हिबिकी संघर्ष करता रहता है। उसे एहसास होता है कि स्पीयर चलाना बिल्कुल आसान नहीं है और अमेलिया ने इसे बहुत ही सरल दिखाया था। क्लाउड उसे बताता है कि शुरुआत में हर कोई संघर्ष करता है। आखिरकार हिबिकी ब्रेक मांगता है क्योंकि स्पीयर चलाने से उसके हाथ में दर्द हो रहा है। क्लाउड इस विचार को मना कर देता है और कहता है कि हिबिकी के पास मेडिकल बुक है, इसलिए आराम करने की कोई जरूरत नहीं है और जैसे ही वह ठीक हो जाए उन्हें ट्रेनिंग दोबारा शुरू करनी चाहिए। इसके बाद सीन अमेलिया पर आता है जो लीवर और स्टेलिया के साथ एक जंगल से गुजर रही है। अमेलिया सोचती है कि हिबिकी अभी क्या कर रहा होगा और कहती है कि वह यह जानकर हैरान होगा कि वह अपने दोस्तों के साथ यात्रा कर रही है। स्टेलिया उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहती है कि वह अच्छे मूड में लग रही है, जिसकी अमेलिया पुष्टि करती है। लीवर कहती है कि उसने ध्यान नहीं दिया था। अमेलिया फिर उन्हें बताती है कि उन्हें एक खास रास्ते से बचने के लिए शॉर्टकट लेना चाहिए। जब लीवर पूछती है क्यों, तो अमेलिया समझाती है कि आगे एक किले के खंडहर हैं और अफवाहें हैं कि वहां की स्पिरिट्स वहां जाने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ मजाक करती हैं। लीवर को यकीन नहीं होता और वह खुद इसे चेक करने का फैसला करती है, क्योंकि ऐसी जगहों पर अक्सर खजाने छिपे होते हैं और किला होना इसे और भी संदिग्ध बनाता है। अमेलिया जवाब देती है कि उसे पूरा यकीन है कि इसे पहले ही पूरी तरह से लूट लिया गया होगा। स्टेलिया लगभग आपत्ति जताती है, लेकिन अमेलिया उसे यह कहकर रोक देती है कि शायद उन्हें अभी भी कुछ पैसे मिल जाएं। स्टेलिया पूछती है कि क्रिस्टल रैबिट से मिले पैसों का क्या हुआ, और अमेलिया जवाब देती है कि वह उन सबको अपने साथ लेकर नहीं घूम सकती। आखिर में वे तीनों उसी रास्ते पर चल पड़ती हैं और सोचती हैं कि क्या वाकई वहां खजाना है। अमेलिया कहती है कि जब तक वे खुद चेक नहीं करेंगे उन्हें पता नहीं चलेगा, और स्टेलिया कहती है कि जब तक वे साथ हैं वे ठीक रहेंगे। फिर सीन हिबिकी, क्लाउड और लिलियन की ओर जाता है जो एक साथ बैठे हैं और क्लाउड और हिबिकी खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लिलियन हिबिकी से पूछती है कि क्या वह मदद कर सकती है, तो वह उसे नमक और काली मिर्च लाने के लिए कहता है। उन्हें डालने के बाद वह पूछता है कि क्या वह इसे चखना चाहती है। वह मान जाती है और उसे बताती है कि यह बहुत स्वादिष्ट है। फिर वे सब खाना शुरू करते हैं। हिबिकी उन्हें बताता है कि आज के खाने में सींग वाले खरगोश के कबाब और मशरूम और सब्जियों का सूप है। फिर उसे वे सेब याद आते हैं जो उन्होंने मिठाई के लिए रखे थे। वह क्लाउड को याद दिलाता है कि उसने उसे सेब छीलने के लिए कहा था, लेकिन क्लाउड मानता है कि खाना बनाना उसका मजबूत पक्ष नहीं है। लिलियन बीच में कहती है कि सेब खराब हालत में है और कहती है कि क्लाउड को अपनी गलतियां छुपानी नहीं चाहिए। क्लाउड कहता है कि उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हिबिकी फिर पूछता है कि क्या एडवेंचरर भी खाने के लिए मॉन्स्टर की लाशों को काटते हैं।
क्लाउड जवाब देता है कि बेशक वे ऐसा करते हैं और हिबिकी मॉन्स्टर को प्रोसेस करने से जुड़ी हर चीज के लिए उस पर भरोसा कर सकता है कि सारा दोष उस शाप का है। जब हिबिकी पूछता है कि उस पर यह शाप किसने डाला, तो क्लाउड जवाब देता है कि वह नहीं जानता। खाना खत्म करने के बाद हिबिकी बर्तन धोना शुरू करता है और सोचता है कि उसकी असली दुनिया में ये चीजें कितनी आसान थीं। उसे एहसास होता है कि अगर वह घर वापस जाना चाहता है तो उसे उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो वह यहाँ कर सकता है। उसी दौरान सेबो उसे बताता है कि उसने बबल वॉश नाम की एक नई स्किल सीख ली है और उसे वर्ल्ड मैप का इस्तेमाल करने की चेतावनी भी देता है। हिबिकी को फिर एहसास होता है कि चार्जिंग वाइल्ड बोर नाम का एक मॉन्स्टर उनकी ओर आ रहा है। क्लाउड उसे हराने के लिए तुरंत आगे बढ़ता है और मास्टरी और सटीक अटैक की स्किल्स का इस्तेमाल करके उस जानवर को मार गिराता है। क्लाउड उन्हें चेतावनी देता है कि खून की गंध दूसरे मॉन्स्टर्स को आकर्षित करेगी, इसलिए उन्हें लाश को जल्दी ठिकाने लगाना होगा। बिल्ली लिलियन को बताती है कि यह उसके लिए मौका है, इसलिए वह वाटर मैजिक और गंध सोखने वाले पानी के गोले का इस्तेमाल करती है और गंध को सफलतापूर्वक हटा देती है। क्लाउड फिर कहता है कि क्योंकि उन्हें मौका मिला है इसलिए उन्हें सीखना चाहिए कि मॉन्स्टर्स को सही तरीके से कैसे काटा जाता है। इसके बाद सीन वापस अमेलिया और उसके दोस्तों पर जाता है। जब वे खंडहरों पर पहुंचते हैं, स्टेलिया उन्हें सावधान रहने के लिए कहती है। अमेलिया सोचती है कि अगर खजाना है तो वह कहां हो सकता है। वह और स्टेलिया इलाके का मुआयना करने जाती हैं और लीवर को अकेला छोड़ देती हैं। लीवर मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसे एहसास होता है कि यह जगह परेशान स्पिरिट्स से भरी हुई है। अचानक वह अमेलिया को यह कहते हुए सुनती है कि उसे खजाना मिल गया है। लीवर उनके पास दौड़कर जाती है और जो वे देख रही हैं उसे हटाने के लिए अपना मैजिक इस्तेमाल करती है, जिससे पता चलता है कि वह सिर्फ एक भ्रम था, वहां कोई खजाना नहीं है। अंत में सीन हिबिकी, क्लाउड और लिलियन के पास लौटता है जब वे मॉन्स्टर को काटना खत्म कर लेते हैं। क्लाउड हिबिकी से कहता है कि उसने अच्छा काम किया। हिबिकी पूछता है कि क्या वह अब बबल वॉश का इस्तेमाल कर सकता है और लिलियन उसे उसकी सफलता पर बधाई देती है। हिबिकी फिर क्लाउड पर बबल वॉश का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि यह न केवल गंदगी हटाता है बल्कि थकान भी दूर करता है। अगले दिन हिबिकी और उसका ग्रुप साथ बैठकर अपनी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं और जल्दी ही रियलाइज करते हैं कि उनके पास कितना कम मनी बचा है। इस वजह से हिबिकी सजेस्ट करता है कि अब उन्हें गिल्ड से जॉब्स लेना शुरू कर देना चाहिए ताकि इनकम अर्न कर सकें। सब आइडिया से अग्री करते हैं और जल्द से जल्द शुरू करने को तैयार हैं। हालांकि क्लॉड पॉइंट आउट करता है कि हाल की मैजिक ट्रेनिंग से हिबिकी और लिलियन दोनों स्ट्रॉन्गर तो हुए हैं, लेकिन फिर भी केयरफुल रहना चाहिए। वो कहता है कि अगर जॉब्स लेना है तो लो रिस्क वाले से शुरू करें, स्पेसिफिकली एफ रैंक क्वेस्ट्स। जल्द ही वो एडवेंचरर्स गिल्ड जाते हैं और जूल के साथ खुद को पार्टी के रूप में रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर होने के बाद वो इमीडिएटली अवेलेबल क्वेस्ट्स देखने लगते हैं। हिबिकी सरप्राइज्ड होता है जब देखता है कि क्लॉड ने एक साथ कई क्वेस्ट सिलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन क्लॉड एक्सप्लेन करता है कि चूंकि लो रैंक्ड जॉब्स ज्यादा पे नहीं करते, इसलिए एक साथ मल्टीपल क्वेस्ट्स कंप्लीट करना बेहतर है। ऑप्शंस रिव्यू करते समय उन्हें कुछ एडिशनल क्वेस्ट्स के बारे में बताया जाता है। उनमें से एक कैप्चर मिशन है, लेकिन क्लॉड जल्दी से पॉइंट आउट करता है कि उस क्वेस्ट का रैंक अभी उनके लिए बहुत हाई है। मीटर एक्सप्लेन करता है कि मिशन का सिर्फ एक टेल ही क्लू है, इसलिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया है। हिबिकी क्यूरियस होकर पूछता है कि आखिर कैसा व्यक्ति होगा जिसके लिए इतना हाई प्रायोरिटी कैप्चर रिक्वेस्ट हो। मीटर बताता है कि टारगेट एक बैंडिट है जो अक्सर वेल्थी इंडिविजुअल्स पर अटैक करता है। हिबिकी को लगता है कि ये इतना सीरियस नहीं लगता, लेकिन वो अस्यूम करता है कि ये उनसे रिलेटेड नहीं होगा। कुछ देर बाद हिबिकी अपना पहला क्वेस्ट शुरू करता है, जो एक रैबिट को कैप्चर करने का है। जब वो 20 मीटर दूर एक रैबिट देखता है तो कॉन्फिडेंटली अपना बो एंड एरो निकाल लेता है। सोचता है कि आसान होगा, लेकिन उसकी एम टेरेबल होती है और उसे कई अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। आखिरकार वो रैबिट को किल कर पाता है। क्लॉड उसे बताता है कि आइडियली टारगेट को सिंगल शॉट में लेना चाहिए, लेकिन चूंकि हिबिकी ने टास्क फाइनली कंप्लीट कर लिया, इसलिए वो इसे एक्सेप्टेबल मानता है। उसी पल लिलियन वाई के साथ हर्ब गैदरिंग टास्क खत्म करके आती है। हिबिकी उनके बास्केट में एक स्ट्रेंज लुकिंग फ्रूट देखता है और उसके बारे में पूछता है। लिलियन एक्सप्लेन करती है कि ये मेटिकैचा फ्रूट है जो रास्ते में मिला था। वो कहती है कि ये फ्रूट्स आमतौर पर माउंटेन्स में लॉस्ट होने पर रास्ता ढूंढने के मार्कर्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं। वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक को पास के ट्री पर फेंक देती है। इसके बाद सब थोड़ी देर रेस्ट करने का फैसला करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के दौरान हिबिकी का माइंड वॉन्डर करने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि वो इस वर्ल्ड में समर ब्रेक से ठीक पहले आया होगा। वो अपने प्रीवियस वर्ल्ड के फ्रेंड्स के बारे में सोचने लगता है और उन्हें कितना मिस करता है। इससे वो सोचने लगता है कि क्या वो कभी अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस लौट पाएगा। दूसरी तरफ अमीलिया के ग्रुप के साथ आइवल थोड़ा एंग्शियस फील करने लगती है, क्योंकि उसे अभी तक कोई रियल रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। वो एक स्पेसिफिक वुमन की सोल ढूंढ रही है, लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो है और वो क्वेश्चन करने लगती है कि वो कहाँ हो सकती है या क्या वो सही ट्रैक पर भी है। उसी समय अमीलिया अभी भी आइवाल को अपना फ्रेंड बनाने के लिए डिटरमिन्ड है।
इसलिए वो उसे एक ट्रैवल एम्यूलेट देती है जो एन्चांटेड है, और अगर आइवॉल कभी डेंजर में हो तो नोटिफाई कर देगा। अमीलिया प्रॉमिस भी करती है कि अगर कुछ हुआ तो वो मदद करने आएगी। ईवाल गिफ्ट को स्माइल के साथ एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अंदर से वो समझती है कि ये फ्रेंडशिप जेन्युइन नहीं है और सिर्फ एक एक्ट का हिस्सा है। अगले दिन टाउन में वापस हिबिकी सजेस्ट करता है कि क्वेस्ट से अच्छी अमाउंट अर्न हुई है, इसलिए थोड़ा मनी खर्च करके कुछ डिलीशियस खाना चाहिए। मीटर पहले से स्केप्टिकल था क्योंकि टिपिकल एफ रैंक पार्टी को ऐसे जॉब्स कंप्लीट नहीं करने चाहिए थे। उसी पल हिबिकी डिलियर्ड से टकरा जाता है और डिलियर्ड तुरंत नोटिस करता है कि हिबिकी अभी भी बहुत स्क्रॉनी है और मसल्स की कमी है, इसलिए वो कहता है कि वो हिबिकी को ट्रेन करके मसल्स बिल्ड करवाएगा। लेकिन क्लॉड इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाता है, पॉइंट आउट करता है कि वो हिबिकी का इंस्ट्रक्टर है और डिलियर्ड को बैक ऑफ करने को कहता है। डिलियर्ड आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है, इसलिए दोनों के बीच फुल ऑन फाइट शुरू हो जाता है। शुरू में दोनों इवनली मैच्ड लगते हैं, लेकिन कुछ मिनट्स बाद क्लॉड ग्राउंड खोने लगता है। हिबिकी डिलियर्ड पर अपना अप्रेजल स्किल इस्तेमाल करता है और शॉक्ड हो जाता है कि वो कितना स्ट्रांग है। आसपास के सिविलियंस बैटल को डेंजरस होते देखकर भागने लगते हैं, जबकि एक ब्लॉन्ड गर्ल हुड पहने चुपचाप खड़ी फाइट ऑब्जर्व करती रहती है। उसी पल ज्वेल आ जाती है और क्लियरली पिस्ड ऑफ है। वो अपनी वाटर मैजिक इस्तेमाल करके दोनों को वॉल पर स्लैम कर देती है और फाइट रोक देती है। तभी पास के डाइनर से एक वुमन भागती हुई निकलती है और चिल्लाती है कि किसी थीफ ने उसका पर्स चुरा लिया है। इससे वी हिबिकी से पूछती है कि उसका बैग कहाँ है, और हिबिकी सडनली रियलाइज करता है कि बैग चला गया है जिसमें सारा मनी था। ये बात हिबिकी और लिलियन दोनों को हार्ड हिट करती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो डिलिशियस मील का प्लान अब नहीं कर पाएंगे। ज्यूल का मानना है कि ये वही बैंडिट का काम है जिसका गिल्ड में पहले मेंशन हुआ था। हालांकि उनके पास अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बात पता है कि बैंडिट मेनली अपनी टेल इस्तेमाल करके थेफ्ट्स करता है और आमतौर पर वेल्थी इंडिविजुअल्स को टारगेट बनाता है। इसे ध्यान में रखकर विनी सडनली एक आइडिया लेकर आती है। लगभग 1 घंटे बाद लिलियन आउटडोर कैफेटेरिया में हिबिकी के सामने बैठी है। हिबिकी वुमन की तरह ड्रेस्ड है और सरप्राइजिंगली किसी को भी उम्मीद से ज्यादा अच्छा लग रहा है। वीएच फिर प्लान एक्सप्लेन करती है। प्लान यह है कि हिबिकी को बेट की तरह इस्तेमाल करके बैंडिट को ल्योर किया जाएगा, और जैसे ही बैंडिट सामने आएगा क्लॉड आगे बढ़कर उसे एप्रीहेंड कर लेगा। क्लॉड पहले से ही फायर्ड अप है क्योंकि वो बैंडिट को अपने मास्टर का मनी चुराने की सजा देना चाहता है। प्लान का फाइनल पार्ट यह है कि हिबिकी अपना वॉलेट टेबल के ऊपर रख दे, लेकिन हिबिकी को ऑनेस्टली डाउट है कि ये प्लान काम करेगा, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस और आसानी से नोटिस होने वाला लगता है। वेट्रेस मील्स सर्व करने आती है, लेकिन क्लॉड सडनली चिल्लाता है और पॉइंट आउट करता है कि उसका वॉलेट टेबल से गायब हो गया है। तुरंत रियलाइज होता है कि वेट्रेस ही थीफ थी। हालांकि उन्होंने ऐसे सिचुएशंस के लिए पहले से प्रिपेयर कर रखा था। उन्होंने मेटिकैचा फ्रूट को स्पेसिफिक तरीके से रखा था ताकि वो क्लियर फुटप्रिंट्स छोड़ दें। जैसे ही थीफ भागी, विजिबल ट्रैक्स बनने लगे, जिससे हिबिकी और बाकी लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सके। ट्रेल फॉलो करते हुए वो एक अबैंडन्ड एलीवे तक पहुंच जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये क्रिमिनल के छिपने के लिए परफेक्ट जगह है, इसलिए वो केयरफुली अंदर जाते हैं और जल्द ही एक छोटा अंडरग्राउंड डाइनर डिस्कवर करते हैं। अंडरग्राउंड होने के बावजूद ये सरप्राइजिंगली वेल बिल्ट है, जिससे वो और ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं। डाइनर के अंदर एक आदमी हिबिकी को देखकर तुरंत उसे अट्रैक्टिव पाता है। वो फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हिबिकी पोलाइटली रिफ्यूज कर देता है और बताता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ है। थोड़ी देर बाद क्लॉड एक हुड पहने गर्ल को एरिया से जाते हुए नोटिस करता है और हिबिकी से उसे अप्रेज करने को कहता है। जैसे ही गर्ल एलीवे में एंटर्स करती है, क्लॉड सामने से उसे ब्लॉक कर लेता है, जबकि हिबिकी और लिलियन पीछे से ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो चारों तरफ से घिर जाती है। क्लॉड पहले बोलता है और कहता है कि जो चुराया है वो वापस कर दो, लेकिन गर्ल कॉमली डिनाई कर देती है कि उसे कुछ पता नहीं। हिबिकी आगे बढ़ता है और कहता है कि प्रिटेंडिंग बंद करो, क्योंकि उसने पहले ही अप्रेजल कर लिया है। उसने उसे देखा और पता चला कि वो वही बैंडिट है जिसे सब ढूंढ रहे थे। उसका नाम फौना था। जब ये बात खुल गई तो फौना ने अपना क्लोक उतार दिया और माना कि हाँ, वो ही वो बैंडिट है। उसने ये भी बताया कि उसे पता है कि उन्होंने फेक पर्स से उसे ट्रिक करने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब वो लोग यहाँ आ गए हैं तो उसने असली पर्स पहले ही ले लिया है। हिबिकी ने जल्दी से खुद को चेक किया और समझ गया कि उसका असली वॉलेट गायब है। इससे उसे पता चल गया कि फौना ने जानबूझकर उन्हें यहां लाया था ताकि असली पर्स वापस चुरा सके। फौना ने दीवार पर जोर से वार किया, जिससे लकड़ी के मलबे गिरकर उनका रास्ता बंद कर दिया। वो शांतिपूर्वक चलती हुई चली गई, लेकिन क्लॉड ने आखिरी पल में हिबिकी को धक्का देकर बचाया और कहा कि उसका पीछा करो। हिबिकी तुरंत फौना के पीछे भागा, लेकिन एक हिडन ट्रैप में फंस गया और उल्टा लटक गया। फौना ने पास आकर उसकी पीठ को ध्यान से देखा और समझ गई कि वो एक्चुअली एक लड़का है। वो हिबिकी के और करीब आई, उसे क्यूट लगने लगा और बोली कि वो उसे हेल्प करने को तैयार है, लेकिन उसके बदले में एक कंडीशन है। उसे अप्रेज करवाना है कुछ चीजें।
वो जानना चाहती है कि उसने जो आइटम्स चुराए हैं उनमें से कौन कौन से रियल हैं और कौन कौन से फेक हैं। इसलिए दोनों अंडरग्राउंड डाइनर में वापस चले गए, जहां हिबिकी ने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। वो हर आइटम को ध्यान से चेक करके जेन्युइन और फेक अलग अलग कर रहा था। लेकिन फोना पहले तो ज्यादा इंप्रेस्ड नहीं लग रही थी, क्योंकि वो सोचती थी कि कोई भी एवरेज अप्रेजर ये आसानी से कर सकता है। पर जब हिबिकी ने उसके हाथ में पहने आर्म बैंड को अप्रेज किया और उसमें लिखा मैसेज पढ़कर बता दिया, तो फोना का रिएक्शन पूरी तरह बदल गया। फोना शॉक्ड हो गई। उसने बताया कि ये आर्म बैंड उसकी सिस्टर ने मरने से पहले उसे दिया था। वो हमेशा जानना चाहती थी कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन वो कभी नहीं पढ़ पाई। उसने कई अप्रेजर से मदद मांगी थी, पर किसी को भी नहीं समझ आया। हिबिकी ने सिर्फ कुछ सेकंड्स में इतना आसानी से पढ़ दिया, इससे वो जेन्युइनली इंप्रेस्ड हो गई। फिर उसने हिबिकी से पूछा कि वो कहां से आया है। हिबिकी ने जवाब दिया कि वो बहुत दूर की जगह से आया है। ये सुनकर फोना ने उसे सलाह दी कि वो उसकी तरह मत बनना। उसे कहना चाहिए कि अभी घर वापस चला जाए, क्योंकि अगर देर हो गई तो शायद कभी वापस न जा पाए। चूंकि हिबिकी ने अपना वादा पूरा कर दिया था, इसलिए फोना ने उसका वॉलेट लौटा दिया और उसकी तारीफ की कि उसके अप्रेजल्स बिल्कुल एक्यूरेट थे। जाने से पहले वो अचानक झुककर हिबिकी के गाल पर एक क्विक पेक कर देती है, फिर गुड बाय कहकर चली जाती है। हिबिकी पूरी तरह स्टन्ड रह गया, क्योंकि उसे ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं था। उसी शाम हिबिकी खड़ा था और तान्या उसके गाल से लिपस्टिक पोंछ रही थी। जब डिलियार्ड को यह बात पता चली तो वो मजाक में बोला कि ये हिबिकी का पहला स्टेप है मैन बनने की ओर। इसे छोड़कर डिलियार्ड ने हिबिकी को बताया कि उसे एडवेंचरर्स गिल्ड से कैपिटल की खबर मिली है। एक यंग और एनर्जेटिक पार्टी है जो अनबिलीवेबल स्पीड से लेवल अप कर रही है। वो इतने स्किल्ड हैं कि किंग ने खुद उन्हें अनडेड को डिफीट करने का टास्क दिया है। लोग उन्हें कॉर्प्स किलर्स कहते हैं। डिलियार्ड ने आगे बताया कि ये ग्रुप करंटली ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है, यानी भविष्य में कभी न कभी उनके कंट्री से भी गुजर सकती है। उस रात हिबिकी अपने बेड पर बैठकर सोचने लगा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। उसे इस दुनिया को एक्सप्लोर करने का, अलग अलग जर्नीज पर जाने का बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होने लगा। वो तरह तरह के लोगों से मिलना चाहता था, खासकर किसी बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति से। क्लोड ने समझाया कि ऐसे व्यक्ति को सेज कहा जाता है। वो बोला कि अभी सिर्फ 3 वर्ल्ड्स के सेजेस ही एक्टिव हैं, जो 500 साल से ज्यादा समय से रूल कर रहे हैं। लेकिन क्लॉड को समझ नहीं आया कि हिबिकी उनमें से किसी से क्यों मिलना चाहता है। हिबिकी ने तब बताया कि असली रीजन ये है कि वो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाने का रास्ता ढूंढना चाहता है। यह सुनकर क्लॉड और लिलियन दोनों शॉक्ड हो गए। उन्हें समझ आ गया कि इसका मतलब है हिबिकी आखिरकार उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। हिबिकी ने उनके चेहरों पर एक्सप्रेशंस देखे और समझाने की कोशिश की कि उसका मतलब वो नहीं था। लेकिन जितना ज्यादा वो सोचता गया, उतना ही समझ आया कि ओरिजिनल वर्ल्ड वापस जाना मतलब इन्हें पीछे छोड़ना ही होगा। फिर भी क्लॉड ने हिबिकी को चिंता न करने को कहा और अश्योर्ड किया कि वो उस दिन तक उसे प्रोटेक्ट करता रहेगा। इधर अमीलिया फॉरेस्ट में दूसरों के साथ ट्रैवल कर रही थी। वो स्पिरिट से बात करने की स्टोरी शेयर कर रही थी और बताया कि एक बार एक स्पिरिट ने खुद पहले उससे बात की थी। आइवल को यह सुनकर इंटरेस्ट हुआ और उसने पूछा कि यह कहां हुआ था। एमिलिया ने जवाब दिया कि यह फॉरेस्ट ऑफ रो में हुआ था। यह सुनते ही आइवल ने तुरंत कोई एक्सक्यूज बनाई और एमिलिया से कहा कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट याद आ गया है जिसे उसे करना है, इसलिए यही उन्हें गुड बाय कहना पड़ेगा। एमिलिया पूरी तरह शॉक्ड रह गई इस सडन डिसीजन से। जब आइवाल वहां से जा रही थी तो सोचने लगी कि अगर एमिलिया ने जो वॉइस सुनी थी वो एक्चुअली स्पिरिट नहीं थी, तो सबसे ज्यादा संभावना है कि वो उसी वुमन की सोल है जिसे वो इतने समय से ढूंढ रही है। हालांकि रोएल वापस जाने का ख्याल उसे फ्रस्ट्रेट कर रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि यहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई थी। सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो और नेक्स्ट वीडियो देखो।